चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मुद्रा की मांग एवं तरलता पसंदगी सिद्धांत, यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो कर्व है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मुद्रा क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, और जो कीन्स ने अपना महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया जिसे तरलता पसंदगी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या हम लोग इसे कहें तरलता अनधिमान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि कीन्स के पहले भी जो मुद्रा के संबंध में जिन लोगों ने मुद्रा की मांग के संबंध में मुद्रा की मूल्य की बात किया, मुद्रा के मांग की बात किया, उन सबके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज द मीन ऑफ मनी, मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो मुद्रा का अर्थ जनरली हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि मुद्रा का अर्थ जो है एक लाइन में ये है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी परिभाषाएं दी है। प्रोफेसर सेलिगमैन कहते हैं कि मुद्रा क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता हो, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मुद्रा कोई ऐसी वस्तु होगी जिसे सभी लोग क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट करते हो। यानी कहने का मतलब यूनिवर्स उसको क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो। ईटीसी कोई भी वस्तु है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसको क्या होना चाहिए, यानी स्वीकार योग्य होना चाहिए, सभी लोग उसको स्वीकार करें। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लो हमने कहा ये मार्कर मुद्रा है, भले ही ये मार्कर है लेकिन हमने कहा ये मुद्रा है, अगर दूसरा व्यक्ति भी इसको क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है मुद्रा के रूप में, नहीं ये मुद्रा नहीं मार्कर है, तो दैट इज कॉल्ड अ मनी, ये मनी हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन प्रोफेसर वॉकर की है। जैसे आप देखेंगे मुद्रा के संबंध में कि मुद्रा किसे कहा जाएगा, तो जैसे हमने आपको बताया प्रोफेसर सेलिगमैन क्या कहते हैं, यानी कि मुद्रा वह है जो सभी के द्वारा क्या होनी चाहिए, स्वीकृत होनी चाहिए, यानी एवरीवन इज एक्सेप्टेड ऑफ दिस। ठीक है, इसे क्या करें, स्वीकार करें। दूसरा क्या है, प्रोफेसर वॉकर क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर वॉकर कह रहे हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मनी इज दैट इज मनी डच, यानी मुद्रा वह है जो क्या करे, मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं तो इसके बारे में डेफिनेशन में नहीं बता रहा है, फिर आगे आप देखेंगे। प्रोफेसर यानी सेलिगमैन के बाद प्रोफेसर जब रॉबर्टसन के बारे में जब यानी डेफिनेशन देखेंगे तो कहते हैं मुद्रा जो किसी भी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के लिए वरदान है, यदि हम उसको नियंत्रित नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या करेगी, एक समस्या क्रिएट कर सकती है। तो इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग तरीके की हैं। कोई कहता है मुद्रा वह है जो क्या हो, इस पर कानूनी मान्यता प्राप्त हो। तो कहने का मतलब जनरल सी डेफिनेशन के आधार पर हम लोग ये समझ सकते हैं, पहले मुद्रा के अर्थ के बारे में जान लें कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि मुद्रा क्या होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी, यानी मुद्रा क्या है, यानी अगर हम बात करें तो ये विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इसमें, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो ये क्या है, किसी भी वस्तु के मूल्य का मापन करती हो, यानी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये किसी वस्तु के मूल्य को क्या करती हो, मापती हो। फिर तीसरी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरा ये क्या है, यानी कि ये भुगतान करने में सहायक हो, यानी कहने का मतलब है किसी का यदि कोई पेमेंट बचा हुआ है, चाहे वो पूर्व का हो ईटीसी, उसको पूरा करने में क्या करती हो, यानी सहायता करती हो। अगला अगर हम बात करें तो ये क्या किस काम आती हो, संचय करने का यानी हमारा क्या है, माध्यम, यानी इसके रूप में हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, इसको हम जो है यानी क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो किसी न किसी संस्था का इस पर क्या हो, यानी कंट्रोल हो, और कोई ना कोई सरकार इसे क्या करती हो, मान्यता देती हो। कहने का मतलब है इससे वैधता प्राप्त हो, यानी वैधता का मतलब है लीगल जो है टेंडर ऑफ मनी हो, है ना। जब विमुद्रीकरण होता है तो लीगल टेंडर ऑफ मनी को क्या कर दिया जाता है, इनलीगल टेंडर ऑफ मनी
घोषित कर दिया जाता है। तो जो मुद्रा प्रचलन में होती है उसको प्रचलन से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, यानी कि वो हमारी कहलाती है विमुद्रीकरण। तो आगे आप देखेंगे कि डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। लॉ ऑफ ग्रेशम क्या होता है ना, ग्रेशम का नियम क्या है। तो वैधता प्राप्त हो, इसके साथ साथ क्या है, स्वीकृति, है ना, सर्व स्वीकृति हो, यानी एवरी वन इसको क्या कर सकता हो, एवरी वन इज यानी कि एक्सेप्टेबल, इसे प्रत्येक व्यक्ति क्या करता हो, स्वीकार करता हो। इसके साथ साथ ये अपने मकान मालिक को क्या करता हो, यानी सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि प्रदान करती हो, यानी जिसके पास होती है संतुष्टि होती है। फिर आपने देखा मुद्रा में और भी प्रॉपर्टी क्या होती है, मुद्रा में ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वह अपने मालिक को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है ना, यानी वो क्या करती है, डिसीजन मेकिंग की पावर भी देती है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि मुद्रा में वो भी क्वालिटी होती है क्या, कि वह पोर्टेबल होती है, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाई जा सकती है। इसके साथ साथ आपने देखा मुद्रा में और क्या प्रॉपर्टी होती है, मुद्रा में तरलता होती है। तरलता का मतलब है यानी कि किसी भी वस्तु में कन्वर्ट होने की क्षमता, यानी कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट ऑफ एवरी या ईच थिंग्स, है ना, यानी प्रत्येक वस्तु में या यानी सभी वस्तुओं में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती हो, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तरलता कहते हैं। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि ये एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से ले जाई जा सकती है, और इसके साथ साथ ये क्या करती है, जगह कम घेरती है, यानी कि ये एरिया क्या करती है, कम घेरती है। तो आपने ये देखा होगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी वस्तु को हमें मुद्रा कहना है तो उस वस्तु में कौन कौन सी प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती हो, यानी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का काम करती हो, यानी हमारे जो प्रिकॉशनरी जो यानी कि पेमेंट है उनको फुलफिल करने का काम करती हो, स्टोरेज करने का काम आती हो, इसे लीगली टेंडर, यानी कहने का मतलब है एक कानूनी मान्यता प्राप्त हो, इस पर किसी न किसी संस्था का क्या हो, कंट्रोलिंग पावर हो, कोई ना कोई संस्था इसको नियंत्रित करती हो। इसे क्या है, यानी कि एवरीवन इज एक्सेप्टेड, यानी प्रत्येक एवरीवन इज एक्सेप्टेड, यानी प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता हो, क्या करता हो, यानी कि ये अपने जो भी इसका मालिक है, यानी जो भी इसका मालिक है, उस मास्टर है, उसको क्या करती हो, ये संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन प्रदान करती हो। जो भी इसको धारण करता है वह उसको डिसीजन मेकिंग की क्षमता प्रदान करती हो, डिसीजन ले सकता है, और एक जगह से दूसरे जगह पर इसको आसानी से ले जाया जा सकता है, पोर्टेबल हो, है ना। और इसके साथ साथ क्या करती हो, जगह कम घेरती हो, यानी कहने का मतलब है अगर मान लो हम ये कहते हैं 100 रुपए का नोट 5 किलो का है और ये इतना 4 फुट लंबा 6 फुट चौड़ा है, तो सोचो अगर किसी व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति होती तो उसे कितनी जगह की ज़रूरत होती है ना। तो इसलिए जगह कम घेरेगी, क्या होगी, आसानी से एक से दूसरे जगह ले जाने में सहायता होगी। जिसके पास है वो डिसीजन ले सकता है कि हम क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, इसका क्या करेंगे, जिसके पास होगी सेटिस्फेक्शन प्रदान करेगी। इसके साथ साथ सभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके साथ साथ उसे लीगली, यानी कोई व्यक्ति लेने से मना नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसे कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। ये प्रॉपर्टी होगी किसमें, मुद्रा में। तो मुद्रा के अगर हम फंक्शन की बात करें प्रॉपर्टी के आधार पर, ये डेफिनेशन है, अलग अलग लोग देते हैं, यहाँ से पूछा जाता है। तो अगर हम इसके कार्यों की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो कार्यों को अगर हम देखें तो कार्यों में आप देखेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये मुद्रा के क्या हैं, प्राथमिक कार्य हैं। यानी इससे हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी वर्क कहते हैं। ये मुद्रा के कौन से कार्य हैं, प्राथमिक वर्क हैं, प्राथमिक कार्य हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यानी कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान करने की जो क्षमता है, और इसके साथ साथ स्टोरेज, यानी कि जो क्या कहे, स्टोर करने की जो क्षमता है, यानी ये काम करने को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा का सेकेंडरी वर्क कहते हैं। ये मुद्रा का कौन सा वर्क है,
द्वितीयक कार्य है, ये मुद्रा का सेकेंडरी वर्क है। और बकाया जो बचे हुए हैं, जो भी अन्य जो इसकी प्रॉपर्टी है या जो भी अन्य कार्य कर रही है, ये मुद्रा के क्या हैं, कह सकते हैं अन्य कार्य हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं, आकस्मिक वर्क है। ठीक है, ये क्या है, उसके आकस्मिक कार्य हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुद्रा क्या है, मुद्रा में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और मुद्रा के कार्य क्या हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम जो बात करेंगे वो एक बेस आपको समझ में आएगा, उसी बेस के आधार पर हम लोग चलेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में। क्योंकि हम इस मॉडल की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस मॉडल में आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा जो मुद्रा की लोग मांग करेंगे, क्यों करते हैं जनरली। तो मुद्रा की मांग में आपने देखा होगा कि जो विनिमय का माध्यम है और लोग अपने पास संचय करने के लिए रखते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति होगा तो वो किस लिए मांग करता है, क्योंकि वो उसकी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको यानी पूरा करना है, तो उसके लिए व्यक्ति को क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति मुद्रा की मांग इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो भी यानी कि आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो सके। दूसरा क्या है, इसलिए भी करता है कि स्टोर करके रख सके। जैसे मुद्रा में क्या है, जैसे हम यानी टीवी खरीद लें, पंखा खरीद लें, कार खरीद लें, है ना, स्कूटर खरीद लें या बॉन्ड खरीद लें, तो वो भी हमारा क्या है, एक मुद्रा ही है। तो इसलिए यानी इसके पहले जो क्या थे, जो पहले के अर्थशास्त्री थे, जैसे चाहे हम यानी कि फिशर की बात करें, चाहे हम फ्रीडमैन की बात करें, या मार्शल की, पीगू की, रॉबर्टसन की, ये क्या है यानी कि क्लासिकल जो अर्थशास्त्री हैं, उनमें जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मुद्रा की मांग किया जाता है, उस मुद्रा की मांग को, जैसे फिशर क्या करते हैं, मुद्रा की मांग को विनिमय के जो है लिए मांग करते हैं। यानी मुद्रा क्या करती है, विनिमय का माध्यम है, तो विनिमय करने के लिए वो मुद्रा की मांग करता है। लेकिन जनरली जब कीन्स की हम लोग बात करते हैं तो कीन्स अपना 1936 में जो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जनरल थियरी, तो जनरल थियरी यानी कि जनरल थियरी प्राइस, इंटरेस्ट एंड मनी, ये काफ़ी यानी पॉपुलर पुस्तक हुई। और इसके बाद जब वो पुस्तक लिखते हैं तो इस पुस्तक में वो जनरली यानी कि जो फिशर के जो कमियां थीं, या जो हम कह सकते हैं जो क्लासिकल की जो कमियां थीं, उसको वो दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो आपने मुद्रा की प्रॉपर्टी के बारे में देखा, मुद्रा के फंक्शन के बारे में देखा। अगर एक आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने देखा होगा एंशियंट टाइम से मुद्रा क्या है यानी कि प्रचलन में रही है। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जो है मुद्रा वाटर सिस्टम प्रणाली थी, और आपने देखा होगा उस समय निस्क है, सत्यमान है, गुंजा है, ये क्या है यानी कि मुद्रा के रूप में ही जाने जाते थे। निस्क क्या था, यानी कि गले में पहना जाने वाला सोने का हार था, इस टाइप के आभूषण थे। तो फिर बाद में आपने देखा होगा वाटर सिस्टम प्रणाली वैदिक काल में जब आते हैं तो गाय को विनिमय का माध्यम माना जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, वो स्टैंडर्ड मनी के रूप में जानी जाती है। क्योंकि ऋग्वेद में आप देखेंगे तो गाय का 176 बार उल्लेख किया गया है, उसे हत्या ना करने वाला प्राणी बताया गया है। ठीक है, आगे आप देखेंगे जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे अलग अलग जब शासक आए, उन्होंने अपना अपना यानी कि साम्राज्य का विस्तार किया या संचालन किया, तो अलग अलग तरीके से जो कमियां थी उन कमियों को सुधारा। तो आपने देखा होगा उसका एक पीरियड है, लंबा पीरियड है, उसके इतिहास की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो फिलहाल हम लोगों को ये पता चल गया कि मुद्रा की प्रॉपर्टी क्या है और मुद्रा के कार्य क्या हैं। अब हमें ये देखना है कि जनरली लोग मुद्रा की मांग करते क्यों हैं। तो आपने देखा जैसे मुद्रा की मांग क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हो या व्यापारी हो, वो क्या करना चाहता है कि वो इसलिए मुद्रा की मांग करता है कि उससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, यानी कि लेन देन कर सके और उसको क्या कर सके, रख सके, है ना। तो यानी कि जैसे जब हम कीन्स की बात करते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स की जब बात करते हैं, तो कीन्स ने अपना पुस्तक 1936 में जो जनरल थियरी लिखा, तो जनरल थियरी जो पुस्तक लिखा प्राइस, इंटरेस्ट एंड मनी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो यानी अपना तरलता अनधिमान सिद्धांत था, तो मुद्रा की मांग के लिए एक अलग वर्ड यूज किया।
कौन सा वर्ड यूज किया, तरलता, है ना। मुद्रा की मांग के लिए तरलता शब्द का यूज किया। और जनरली इन्होंने देखा कि मुद्रा की लोग मांग क्यों करते हैं, तो उसके पीछे दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं जो लोगों के, अभी हम कीन्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो यानी कि किन किन उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग करेंगे, उनके अपने 3 अलग उद्देश्य हैं जिसके लिए मुद्रा की लोग मांग करते हैं। फिलहाल यानी कि क्या था, जो क्लासिकल थे या वो लोग थे, उन्होंने कहा मुद्रा क्या है, यानी मुद्रा की लोग जो मांग करते हैं वो किस लिए करते हैं, तो वो मानते हैं कि एक तो ये क्या है, यानी विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम मतलब चाहे व्यक्ति हो चाहे व्यापारी हो, इसलिए मांगता है क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं को क्या करना चाहता है, उसके द्वारा पूरा करना चाहता है। दूसरा जनरली क्या है, जो कि और लोगों ने माना था, लेकिन अब कीन्स ने ये माना कि नहीं, मुद्रा क्या है, यानी कि वो क्या करेगी, संचय का भी कार्य करती है। लोग इसलिए भी मुद्रा को मांग के रखते हैं क्योंकि वो इससे अपना यानी कि घर है, टीवी है, ईटीसी या बॉन्ड है, इस तरीके के भी यानी कि उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि वो क्या कर सकें कि इन फ्यूचर में इससे भी प्रॉफिट गेन कर सकें। तो हालांकि जब कीन्स की जब हम बात करते हैं तो कीन्स जो है ये बताते हैं कि मुद्रा की जो यानी प्राचीन जो क्लासिकल जो यानी कि लोग हैं, जिसमें चाहे वो फिशर हो, मार्शल हो, रॉबर्टसन हो, है ना, वो लोगों उन्होंने जो भी कहा कि विनिमय के माध्यम के लिए ही लोग मुद्रा की मांग करते हैं। तो कीन्स ने इसमें एक नया ट्विस्ट लाया, और ट्विस्ट ये था कि उन्होंने कहा नहीं, ये संचय करने के लिए भी लोग मुद्रा की मांग करते हैं। हालांकि कीन्स का जो तरलता पसंदगी सिद्धांत है वो कितनी मुद्रा की मांगों के लिए यानी बात करते हैं, तो वो 3 प्रकार के उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग बताते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं और वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कीन्स जनरली ये बताते हैं कि लोग मुद्रा की मांग प्रायः 3 उद्देश्य के लिए करते हैं। एक उनका कौन सा उद्देश्य होता है, लेन देन उद्देश्य, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी वो क्या कह रहे हैं कि जनरली लोग क्या करते हैं, लेन देन जो है, लेन देन के लिए यानी कि क्या करते हैं, मुद्रा की मांग करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन। तो इससे जो है यानी कि वो क्या करते हैं, यानी कि एलटी से रिप्रेजेंट करते हैं। एलटी मतलब है यानी कि ट्रांजैक्शन ऑफ मनी डिमांड, ठीक है। अब ये जो लेन देन के लिए मुद्रा की मांग है, ये किसका फंक्शन है, ये किस पर निर्भर करती है, तो ये बताते हैं कि ये किस पर निर्भर करेगी, ये फंक्शन ऑफ क्या है, वाई का फलन है, यानी ये आय का क्या है, फलन है। यदि आय में वृद्धि होती है तो क्या किया जाता है, मुद्रा की लेन देन मांग को बढ़ाया जाता है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री कीन्स के इस तरलता पसंदगी मॉडल में भी जिन्होंने सुधार किया, वो कौन लोग हैं, वो टोबेन हैं, बॉमेल हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो आधुनिक जो जिनको हम लोग कह रहे हैं, वो कीन्स के भी इसमें कह रहे हैं कि लोग जनरली मुद्रा की मांग लेन देन के लिए जो कर रहे हैं वो केवल आय का ही फंक्शन नहीं है, आय का ही फलन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ब्याज दर का भी क्या है, यानी कि फलन है। तो आधुनिक में अगर हम बात कर लें, है ना, आधुनिक की अगर हम बात कर लें तो आधुनिक में जैसे चाहे वो टोबिन हो या क्या हो, बॉमेल हो, है ना, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मुद्रा की जो लेन देन की मांग है वो यानी कि एलटी जो है वो क्या है, यानी कि केवल ये फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि ये केवल ये व्यक्ति की आय का ही फलन नहीं है, बल्कि ये क्या है, आर का भी फलन है। आर मतलब ब्याज दर का भी ये फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यानी कि ये क्या है, लेन देन की जो मांग हो गई वो यानी कीन्स के अकॉर्डिंग जो यानी कि ट्रांजैक्शन की जो मनी डिमांड है वो किस पर यानी कि किस पर यानी फलन है, आय का फलन है, ठीक है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री इसे आय और जो है ब्याज दर दोनों का फलन मानते हैं। दूसरी देखिए, कीन्स की जो यानी मुद्रा की जो मांग है किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, वो कहते हैं लोग मुद्रा की जनरली मांग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो उनके कुछ अपने उद्देश्य होते हैं, पूर्वोपायी उद्देश्य। पूर्वोपायी उद्देश्य का मतलब प्रिकॉशनरी, जो यानी कि उनके जो उद्देश्य हैं, प्रिकॉशनरी जो भी उद्देश्य हैं उसके लिए करते हैं पूर्वोपायी उद्देश्य। पूर्वोपायी उद्देश्य
पूर्वोपाय उद्देश्य का मतलब जैसे किसी व्यक्ति को यानी कि अपना कोई भुगतान करना हुआ, किसी ने ऋण किसी से उधार ले लिया था या कुछ लेना है या कुछ ले करके आया है, पड़ा हुआ था, तो उसे वो क्या करने चल रहा है, यानी पेमेंट करने चल रहा है, तो वो क्या है, इस उद्देश्य के लिए भी लोग मुद्रा की मांग करके रखते हैं, पैसा बचा के रखते हैं कि भैया ज़रूरत ना पड़ जाए, कल कोई बीमार हो जाए, हो सकता है कल किसी दूसरे जगह जाना पड़े, हो सकता है कल रिश्तेदारी में जाना पड़े, हो सकता है कल किसी का निमंत्रण आ जाए, वहाँ जाना पड़े, है ना, कोई समस्या क्रिएट हो जाए, चाहे वो व्यापारी हो चाहे व्यक्ति हो, इसलिए भी मुद्रा की मांग करता है। तो इसे क्या कह रहे हैं, प्रिकॉशनरी जो है, इससे हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एलपी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, प्रिकॉशनरी मनी डिमांड है। तो ये भी किसका फलन है, ये भी जो है फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि ये भी क्या है, यानी आय पर निर्भर करता है, यानी कहने का मतलब है ये आय का फलन है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री फिर वही करते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये आय और क्या है, यानी कि ब्याज दर क्या है, दोनों का फलन है। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ क्या है, यानी कि ये फंक्शन ऑफ जो है, यानी कि इनकम और ब्याज दर दोनों का फलन है। आधुनिक मतलब टोबिन और बॉमिल कहते हैं। फिर तीसरा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए मांग किया जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, और वही उद्देश्य क्या है, सट्टा उद्देश्य की ये लोग बात करते हैं। और सट्टा उद्देश्य क्या है कि वो कहते हैं स्पेटिकुलर जो है, इस जिसे हम लोग कहते हैं, स्पेटिकुलर का मतलब होता है जो सट्टेबाज होता है। तो यानी कि स्पेटिकुलर से जो हम बना रहे हैं वो शब्द क्या है, यानी कि कुलर जो वर्ड है वो सट्टेबाज हो गया। तो सट्टा उद्देश्य के लिए क्या है, यानी सट्टे उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है, यानी कि मांग किया जाता है। तो इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एलएस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एलएस से रिप्रेजेंट कर दिया किसके लिए, सट्टा उद्देश्य के लिए जो मांग है। अब ये किस पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है यानी कि किस पर ये फंक्शन है, ये फंक्शन है आर का। यानी कहने का मतलब ये है, अगर ब्याज की दर जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सट्टा उद्देश्य की मांग क्या होगी, कम होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बॉन्ड की कीमत क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि मुद्रा की मांग क्या होगी, कम होगी। और यदि बॉन्ड की कीमत क्या है, कम है, तो मुद्रा की मांग क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कहने का मतलब ब्याज दर और बॉन्ड की कीमत में अगर हम संबंध को देखें तो क्या होता है कि जैसे प्राइस ऑफ बॉन्ड, यानी लोग जो है अपने पास बॉन्ड रखते हैं, तो अगर ये बॉन्ड का कीमत क्या हो, अगर ये कीमत कम हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, अधिक होता है, यानी विपरीत संबंध होता है। ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया। और अगर बॉन्ड का प्राइस क्या हो, अधिक हो, तो आर का जो यानी कि ये इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, कम होता है। ये पीजीटी में पूछा गया है भैया, इसको जो एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा, डॉट डॉट करके पूछा गया था। यदि बॉन्ड की कीमत पे दिया था कम हो तो फिर यानी कि ब्याज दर क्या होगी, अधिक होगी, कम होगी, ईटीसी ऐसे करके पूछा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बॉन्ड की कीमत क्या होगी, अगर कम होगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अधिक होगा। और अगर बॉन्ड की कीमत अधिक होगी तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। लिक्विडिटी जो यानी कि उद्देश्य के लिए जो मांग किया जाता है सट्टा उद्देश्य के लिए, वो किस पर निर्भर कर रही है, ब्याज के दर पर निर्भर कर रही है। ठीक है, अब आपको ये देखना है ब्याज के दर पर अगर ये निर्भर करेगी सट्टा उद्देश्य, तो अब यहाँ पर अगर हम संपूर्ण मांग को देखें तो संपूर्ण मांग है ना, संपूर्ण जो मांग है, तो संपूर्ण मांग क्या है, एक तो हमारा क्या है, एलटी है, ट्रांजैक्शन के लिए मांगा जा रहा है। दूसरा क्या है, यानी कि एलपी है, प्रिकॉशनरी के लिए मांगा जा रहा है। और तीसरा क्या है, एलएस है, यानी पर्टिकुलर के यानी रूप में मांगा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम इसको क्या करें, यानी कि L1 से रिप्रेजेंट करें, तो L1 में क्या आ जाएगा, वो कहते हैं ट्रांजैक्शन के लिए जो मुद्रा की मांग करता है व्यक्ति, और LP जो प्रिकॉशनरी के लिए मुद्रा की मांग करता है। ये दोनों तरीके के उद्देश्यों की मांग को हम लोग क्या कहते हैं, L1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
L2 में क्या आता है, L2 में हम क्या करेंगे, जो हमारा LS है यानी इस पर्टिकुलर यानी कि जो सट्टा उद्देश्य की जो मांग है उसको हम लोग L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी संपूर्ण मांग क्या है आपका L1 और प्लस L2। ये क्या है, कीन्स के जो तरलता पसंदगी सिद्धांत है इसमें ये क्या है, सट्टा उद्देश्य की मांग, और ये आपका पूर्वोपायी उद्देश्य और ये लेन देन की मांग के लिए यानी कि मुद्रा की मांग लोग करते हैं। तो 3 उद्देश्य के लिए कीन्स ने ये बताया कि लोग जनरली मुद्रा की मांग करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, सट्टा उद्देश्य वाला। अब यहाँ पर आप समझिए, कीन्स ने ये बताया कि जो इंटरेस्ट रेट है और जो मनी डिमांड है उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड क्या है, मनी डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन पर क्या करते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट को रखते हैं, यानी IR हम यहाँ पर रख लेते हैं, यानी ब्याज की दर, ठीक है। और यहाँ पर क्या रख लेते हैं, मुद्रा की मांग, MD मनी डिमांड रख लेते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे मान लो यानी क्या है, इंटरेस्ट रेट यानी 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। यहाँ पर हम ये ब्याज की दर मान लेते हैं परसेंटेज में, ठीक है। वो कहते हैं जैसे ब्याज की दर जब ज़्यादा अधिक परसेंटेज की होती है तो लोग क्या करते हैं, मुद्रा की जो मांग है वो कम करते हैं। यानी मान लो 10% है तो मुद्रा की मांग लोग क्या कर रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पर लाख रुपए में थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल मान लेते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख ठीक है, यानी कि हम इस इंटरवल में ले लें। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस क्या है यहाँ पर, यानी इंटरेस्ट रेट क्या है, हाई है, तो मनी डिमांड क्या है, लो है। अब इंटरेस्ट रेट अगर और कम हो जाए तो मुद्रा की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट और कम हो जाए तो मुद्रा की मांग और बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट और कम हो जाए तो मुद्रा की मांग और बढ़ेगी। यानी कि लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि जब ब्याज की दरें क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं यानी निवेशक हैं वो मुद्रा की मांग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। और जब मुद्रा की मांग ज़्यादा करेंगे तो वो निवेश करेंगे, और जब निवेश करेंगे तो आपने देखा होगा कि मल्टीप्लायर काम करता है, यानी निवेश गुणक काम करेगा। तो जब यानी निवेश अधिक करेंगे लोग, तो जब निवेश अधिक करेंगे इसका मतलब है कि प्रोडक्शन होगा, इनकम होगी, रोजगार मिलेगा, है ना। यानी कि अर्थव्यवस्था में क्या होगा, तेजी की कंडीशन आएगी। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा गिर जाए, यानी इसका मतलब है मान लो यहाँ तक तो गिर रहा था तब तो ठीक था, लेकिन अगर मान लो अब इंटरेस्ट रेट गिरता ही चला जाए, 2% और 1% पर आ जाए, तो व्यक्ति अपने तरलता को त्यागने के लिए तैयार नहीं होगा। वो अपने ही पास मुद्रा को क्या करेगा, रखेगा, और यहीं पर अर्थव्यवस्था क्या होगी, एक यानी ट्रैप में फंसेगी। यहाँ पर मुद्रा की मांग पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगी, लोचदार हो जाएगी। यानी मान के चलो यहाँ तक हम आए और अब ये 2% हो गया, तो लेकिन अब मुद्रा की मांग क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इन सारे पॉइंटों को यदि हम मिलाएं तो इस तरीके से मिला दिया हमने। फिर इसके बाद जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हमने जब मिलाया, तो यहाँ पर मिलाने के बाद आप देखेंगे, इसको सही से बनाएंगे तो ऐसे आएगा आपका। जब यहाँ आ गए फिर उसके बाद आप देखेंगे एक जो है क्या होगा, एक यानी आधार अक्ष के प्रति समानांतर हो जाएगा। तो जब आधार अक्ष के प्रति समानांतर होगा, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, LPC कर्व, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, ये तरलता नदीमान वक्र है, और यहीं पर अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, यानी कि ये जो है हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, ये तरलता के जाल में फंस जाएगी, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि आप लोग देखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तरलता जाल हो जाएगा। और जब तरलता जाल की स्थिति में अर्थव्यवस्था फंसेगी, यानी कहने का मतलब है जब प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने पैसे को दूसरे व्यक्ति को नहीं देगा, इन्वेस्ट करने के लिए नहीं देगा, इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में ना
उत्पादन की गतिविधियां होंगी, रोजगार भी नहीं बढ़ेगा और इसके साथ साथ लोगों की आय भी नहीं बढ़ेगी, यानी मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा